वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट के सिलेबस के बारे में। और फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट जो होता है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है सामाजिक विचारों का आधार। सामाजिक विचारों का आधार ये बी ए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र पेपर 1 के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को कवर करना होता है हमको। तो उन टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि उन टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के टॉपिक होते हैं वो। ठीक, तो कुल मिलाकर के हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, 2021 के सिलेबस के बारे में। और सिलेबस के किसके बारे में, तो बी ए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र पेपर 1 यानी सोशियोलॉजी पेपर 1 सामाजिक विचारों का आधार यानी फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट। ध्यान रखेंगे पेपर 2 का जो नाम होता है, उसका पेपर 2 का नाम है समाजशास्त्र के बी ए थर्ड ईयर में मैं बात करूं तो सोशल रिसर्च मेथड्स नाम होता है उस पेपर का। सामाजिक अनुसंधान पद्धति आप पढ़ते हैं सेकंड पेपर के अंतर्गत। और आप थर्ड पेपर के अंतर्गत एस्से लिखने को आता है, एस्से ऑन सोशल इशूज पेपर का नाम होता है थर्ड पेपर का। ठीक, सामाजिक मुद्दों पर निबंध। ठीक, तो कुल मिलाकर के 3 पेपर होते हैं आपके। तो अब हम इसी श्रृंखला में पहले पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि पहले पेपर के सिलेबस में क्या की चीज़ें वर्णित हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, आपका जो सिलेबस है वो 3 इकाइयों में बटा हुआ है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, यानी यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। देखिए, वो यूनिट 1 से प्रश्न पूछा आता है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी यानी द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, उसका मतलब कैसे उत्पन्न हुई सोशियोलॉजी विषय। ठीक, उससे पहले क्या नाम दिया जाता था उसको, तो सामाजिक भौतिकी कहा जाए, मतलब उसको क्या कहा जाता था उससे पहले, तो इससे पहले इसको सामाजिक भौतिकी कहा जाता था। अगला देखते यूनिट 2 जो है, इसके अंतर्गत द पॉइंटर्स के बारे में चर्चा करते हैं। पॉइंटर्स वो व्यक्ति होता है जो किसी विषय वस्तु के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है या अग्रणी भूमिका निभाता है। ठीक, तो जैसे इसमें आप कॉम्टे को पढ़ेंगे, स्पेंसर को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे दुर्खीम को पढ़ेंगे, ठीक है, वेबर को पढ़ेंगे यानी मैक्स वेबर को, इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स वगैरह हैं। तो यूनिट 3 के अंतर्गत आप जैसे अपने यहाँ डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट इन इंडिया, यानी अपने इंडिया में किस प्रकार से सामाजिक विचारों का विकास हुआ उसके बारे में, उसमें मनु के जो थे यानी वर्ण आश्रम और वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, महात्मा गांधी, सत्य अहिंसा का विचार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कौन कौन से विचार थे, इन सभी पर चर्चा करनी होती है। अब देख लेते हैं इकाई 1 में कितने चैप्टर्स होते हैं, मतलब चैप्टर्स कितने होते हैं और साथ ही साथ में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। देखिए, तो ट्रांजिशन फ्रॉम सोशल फिलोसॉफी ऑफ सोशोलॉजी, मतलब ट्रांजिशन मतलब होता है परिवर्तन, या फिर परिवर्तन एक दिशा में, किसी दिशा में परिवर्तन। तो कुल मिलाकर के ट्रांजिशन फ्रॉम सोशल फिलोसॉफी टू सोशल सोशियोलॉजी, यानी सोशल फिलोसॉफी का सोशियोलॉजी में कैसे परिवर्तन हुआ। जब सोशियोलॉजी नहीं बनी थी, उससे पहले जब सामाजिक विचार चलते थे, तो उसमें जो दार्शनिक विचार हुआ करते थे वो हावी हुआ करते थे। तो जो दर्शन शास्त्र के विद्वान होते थे, जो दर्शन शास्त्र के विद्वान होते थे, वही जो है ये सारी परिभाषाएं दिया करते थे। ठीक, तो ये विचारधाराएं मतलब दार्शनिक विचारों का किस प्रकार से सामाजिक चिंतन में परिवर्तन हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहले कौन से विचार हुआ करते थे, सामाजिक दार्शनिक विचार, और अब उन्हीं दार्शनिक विचारों का सामाजिक विचारों में परिवर्तन होगा, इसी के बारे में हमको चर्चा करनी होती है। ठीक है, चैप्टर 1 के अंतर्गत। उसके बाद में द इंटेलेक्चुअल कंटेस्ट, तो इंटेलेक्चुअल कंटेस्ट के बारे में हमको चर्चा करनी होती है। इंटेलेक्चुअल कंटेस्ट क्या होता है, तो इंटेलेक्चुअल कंटेस्ट होता है बौद्धिक, जो है बौद्धिक चीजें, मतलब बौद्धिक प्रतियोगिता। तो बौद्धिक प्रतियोगिता के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बौद्धिक प्रतियोगिता जो है व्यक्तियों के अंदर आई, या फिर जो है समाज इसके अंतर्गत बौद्धिक बौद्धिक प्रतियोगिता किस प्रकार से है सोशियोलॉजी के अंतर्गत, जिसके कारण से इसके विकास में मदद मिली। ठीक, उसको देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मतलब क्या होता है, तो इनलाइटमेंट मतलब होता है प्रबोधन शिक्षा, यानी इसके तहत क्या शिक्षा मिल सकती है सोशियोलॉजी के अंतर्गत, क्या प्रबोधन मिलता है, ठीक है, या फिर किस प्रबोधन के माध्यम से इसका विकास हुआ। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जब प्रबोधन पढ़ेंगे तो उसको हम विस्तार से समझ लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, अगला आप देखते हैं द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। तो सोशल यानी सामाजिक जो बल है, इकोनॉमिक बल यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा सोशियोलॉजी के विकास में, इसको देखेंगे। ठीक है, इनके बल का प्रभाव,
और उसके बाद में बल मतलब वही कि मतलब इनका प्रभाव क्या पड़ा है, बल क्या, वो उसको जो है अब न्यूटन के 3 बल लगाएंगे फिर 3 नियम के माध्यम से, वो अलग की बातें हैं। ठीक, आगे है द फ्रेंच, क्या है आगे, द फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्रेंच मतलब होता है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब होता है औद्योगिक क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति किस प्रकार से हुई, इससे सामाजिक मतलब चिंतन पर या सामाजिक विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर चर्चा करनी होती है। उसके बाद में इकाई 2 आती है। इकाई 2 के अंतर्गत द पॉइनर्स यानी कॉम्टे का जो पॉजिटिविज्म था, तो पॉजिटिविज्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, प्रत्यक्षवाद, या फिर आप बोल सकते हैं सकारात्मकता। ठीक है, या फिर यकीनवाद। तो ये सारे हैं किसके, कॉम्टे के, अगस्त कॉम्टे का। अगस्त कॉम्टे कौन है, अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र के कौन है, जनक है, यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं अगस्त कॉम्टे। ठीक है, तो बड़े पॉइनर यही है, अग्रणी व्यक्ति हैं इसको मदद देने में, ठीक है, समाजशास्त्र को बढ़ाने में। आगे देखते हैं, अगला हम आज देखेंगे स्पेंसर का सोशल डार्विनिज्म। तो सोशल डार्विनिज्म देखेंगे, मतलब ये विकासवाद यानी उद्विकास, प्रविकास। ठीक है, तो ये जो हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत था, उद्विकास का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत या फिर डार्विनवाद, ये कौन, मतलब डार्विनवाद को इन्होंने प्रतिपादित किया था, इसीलिए सोशल डार्विनिज्म जो है इसकी थ्योरी का नाम है उद्विकास का सिद्धांत। ठीक, तो स्पेंसर ने दिया था, इसको देखेंगे। उसके बाद में दुर्खीम ने सुसाइड से संबंधित सिद्धांत दिया, यानी आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। जब सेकंड ईयर में सोशियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं आप, तो उसमें आपने देखा होगा। ठीक, तो इनके बारे में हमको चर्चा करनी होती है इसमें भी। साथ ही साथ बेबर के अथॉरिटी से संबंधित सिद्धांत यानी अधिकार संबंधी सिद्धांत है बेबर के, उसको देखना होता है। ठीक है, मैक्स बेबर। ठीक, उसके बाद में हमको क्या देखना है मित्रों, उसके बाद में हमको देखना है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो देखेंगे हम प्रोटेस्टेंट धर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से है, मतलब इसमें समाजशास्त्र में भूमिका निभाता है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे पूंजीवाद की आत्मा। पूंजीवाद की आत्मा मैक्स वेबर का सिद्धांत, मतलब इन्होंने इसके बारे में बताया पूंजीवाद की आत्मा के बारे में, तो इसको देखेंगे यानी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, पूंजीवाद की आत्मा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मतलब होता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो जो मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद है, उस पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में आपका आता है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मतलब होता है वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष जैसे सर्वहारा वर्ग, कुलीन वर्ग, ठीक है, इन सभी वर्गों के बारे में हम देखेंगे। सर्वहारा वर्ग, कुलीन वर्ग, पूंजीपति वर्ग, ठीक है, पूंजीवादी। तो इन सभी मुद्दों पर हमको चर्चा करनी होती है कि जो वर्ग है, तो यूरोपीय कंट्रियों में वर्ग संघर्ष बहुत ज़्यादा था। मतलब एक दूसरे, जैसे अपने यहाँ पे जाति संघर्ष, धर्म पे संघर्ष होता है, उसी प्रकार से जब आप जो है यूरोपीय कंट्रीज में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वर्ग संघर्ष की विचारधारा पहले बहुत पनपती थी, और इसलिए हर उसमें क्रांति भी होती थी, आपने देखा होगा। ठीक है, तो कुलीन वर्ग होते थे एक जो है, और बड़े एक सर्वहारा वर्ग होते थे, इस प्रकार से लोग होते थे। ठीक, तो इन सभी पर हमको चर्चा करनी है। आगे हम बात करते हैं इकाई 3। इकाई 3 में हम डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट इन इंडिया, यानी सामाजिक विचारों का भारत में विकास। तो भारत में सामाजिक विचारों का डेवलपमेंट कैसे हो, विकास कैसे हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ हम मनु के ने जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था दी है, तो वर्णा और आश्रम व्यवस्था, तो वर्ण और आश्रम व्यवस्था देखेंगे। वर्ण व्यवस्था यानी और आश्रम व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित हमने वीडियो बना दी है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित हमने वीडियो बना दी है, इसको देख लीजिएगा आप। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, ब्राह्मणो वस्य मुखामासीत बाहुराज्यान्यकृता ऊर्ध्वदस्यत वैश्या पादाभ्याम शूद्रो अजायता। हमने इस जो है इस श्लोक की व्याख्या भी करी है अच्छे तरीके से, कि एक विराट पुरुष था, उस विराट पुरुष के मुखमंडल से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, और उसके उदर से यानी जंघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ठीक है, विराट पुरुष के। ये है वर्ण व्यवस्था किसके अनुसार, मनु के अनुसार। ब्राह्मण का क्या कार्य होता था, अध्यापन करना, जो है ज्ञानार्जन, मतलब विद्या अध्ययन करना, लोगों को ज्ञान बांटना। ठीक है, और उसके बाद में यज्ञ आदि कराना। क्षत्रियों का काम होता था यज्ञ आदि करवाना। ठीक है,
दान देना, शिकार खेलना, ये सारा काम होता था। क्षत्रियों का लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम होता था कि पूंजीपति मतलब जो है ये पैसा वैसा इकट्ठा करने, मतलब आर्थिक क्षेत्र में ये मदद करते थे। सादरी शूद्र का काम होता था इन तीनों की सेवा करें। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि पैर दबाना होता था। सेवा करने का मतलब ये होता था कि जैसे कि ये मतलब खेती वगैरह करेंगे और वहाँ फसल उत्पादित करेंगे, तो यही सेवा हो गई। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था क्या होती थी? आश्रम व्यवस्था में सबसे पहले कौन सा व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था में सबसे पहले पहला आश्रम कौन सा होता है? सबसे पहला आश्रम आपका होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 साल तक बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, और 25 से लेकर के 50 वर्ष की अवस्था में वो किसके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और 50 से 75 वर्ष की अवस्था में वो किस आश्रम में प्रवेश करता है? तो वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रवेश करता है। उसके बाद में 75 से लेकर के 100 वर्ष की आयु में वो जो है संन्यास आश्रम को प्रवेश करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो कुल मिलाकर के समझिए, गृहस्थ जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उसमें व्यक्ति के मतलब व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति के माइंड सेट का विकास होता है। गृहस्थ आश्रम में शादी के बाद से जो है प्रवेश लेता है आदमी। उसके बाद में क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम समझते हैं, गृहस्थी वगैरह देखना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये इत्यादि होता है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, वानप्रस्थ में मतलब होता है जो गृहस्थ आश्रम में और आपने शुरुआती दौर में यानी ब्रह्मचर्य में क्या सीखा उसको बताते हैं। और वानप्रस्थ मतलब होता है जंगल की ओर प्रस्थान करना। तो आप जाते रहेंगे जंगल की ओर, और जो रास्ते में मिलता रहेगा उसको अपना ज्ञान बांटते हुए जाएंगे आगे। और जो है आपका संन्यास आश्रम मतलब पूजा, मतलब एकदम से आप संन्यास भगवान के प्रति एकदम से मनन चिंतन करना प्रारंभ कर दें। तो इसके बारे में हमको चर्चा करनी होती है, इसको हम विस्तार से समझाए थे उस वीडियो में, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगले देखते हैं हम, महात्मा गांधी के विचार थे सत्य और अहिंसा का विचार था। इनके सत्य और अहिंसा के विचार पर हम चर्चा करेंगे। यानी कोई कभी भी हो जाए, मतलब इनके कहने का मतलब था मार्ग जो हो वो भी ठीक ठाक हो और लक्ष्य तो ठीक ठाक हो ही, यानी लक्ष्य ठीक हो। यानी यही तो इन दोनों में मतभेद हो जाता था सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में। महात्मा गांधी का विचार था कि आज़ादी प्राप्त करेंगे और अच्छे पथ से, मतलब अच्छे रास्ता का प्रयोग करते हुए, मतलब उसमें हम कुछ गलत करके जो है आज़ादी नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि चाहे जैसे तरीके से हम किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों को हटाएंगे यहाँ से, चाहे उसके लिए हमको गलत पथ का भी प्रयोग क्यों ना करना पड़े। लक्ष्य था उनका भी ठीक ठाक, लक्ष्य महात्मा गांधी का और पथ दोनों सही होते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य जो है ठीक था, आज़ादी प्राप्त कराना, लेकिन उनका पथ थोड़ा सा तो मतलब अलग था, लेकिन उनका भी सही था, क्योंकि वो सठे साठे समाचार पे चलते थे। सठे साठे समाचार मतलब होता है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार। ठीक है, तो और ये महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य पे जो है रहते थे, क्योंकि ये गीता पढ़ा करते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सोशल थॉट्स के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, अम्बेडकर के विचार देखेंगे, क्या क्या अम्बेडकर के विचार थे। तो ठीक, तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। ठीक।